अब वो 2.25 आंख वाला दज्जाल, भारतीय दज्जाल, हमारा जानते होंगे, शलवारी बाबा भी कहते हैं इसको, रामदेव 2.25 आंख वाला भारतीय दज्जाल, वो आपकी अदालत में वो टकलू रजत शर्मा जो उसके सामने क्या बोल रहा था, भैया हमें ले लो, सन 2014 की बात बता रही, भैया बीजेपी को लिया, कांग्रेस को भगाओ, 30 रुपए लीटर देंगे हम पेट्रोल, 30 रुपए लीटर। वो है बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो पागल है, तो चिल्लम चोर है, चिल्लम चोर। जितने ये पहले साधु होते थे, ये पहले आश्रम में पाए जाते थे, अब कहाँ पाए जाते हैं, ये पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। ये सारे चिल्लम चोर है, ये चिल्लम का घटिया नशा लगाते हैं, सस्ता नशा लगाते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं। तो आप अवेयर हो जाइए, आप समझिए गवर्नमेंट की चाल है। कोरोना का जब जब टेरर मचाएंगे, जब जब चाइना आपके अंदर घुसेगा, कोरोना का जब जब टेरर मचाएंगे, जब जब मोदी किसी कंपनी का सौदा कर रहा होगा, कोरोना का जब जब टेरर मचाएंगे, जब जब इलेक्शन होगा। अब तो इलेक्शन में आपको भी मारेंगे, और वैसे भी अगर सरहद पे कोई फौजी मर रहा है तो समझो कि इलेक्शन करीब है, जैसे कि आपने अभी देखा। और 20-25 उन्होंने अभी शहीद करवा दिए, पुलवामा अटैक फर्जी करवा दिया। और आप यकीन करिए, अगर चाइना मुसलमान होता, अब तक 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी हो जाते, बना के दिखा देती वीडियो, तवायफ मीडिया चिल्ला रहा होता, या आतंकवादी मीडिया चिल्ला रहा होता, और हमारी अंजना ओम कश्यप मोदी की बीवी बनी थी भाई, ये भी कह रही होती कि मेरे पति पद में एरिया लगता है डीबीओ माने दौलत बैग गोल्डी, एक बहुत अहम एरिया है भारत का। चाइना ने उस पर भी अभी रिसेंटली कब्जा कर लिया है, और ये भारत का मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है कि वो इलाका कब्जा लिया है। डीबीओ इतना अहम है भारत के लिए, अगर उस पर चाइना कब्जा कर लेता है तो कराकोरम की तरफ एक हाईवे रास्ता जाता है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, और उसी रास्ते से हम पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, हमारी सेना जा सकती है, और वही रास्ता जो है वो यूरोप को मिलाता है, फिर भारत से पहाड़ों इधर से जाकर। तो वो जो इलाका है, चाइना ने उस पर भी सीधा कब्जा कर लिया। और ये मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ की हुकूमत कुछ नहीं बोले। वो कैसे बोलेगी भाई, जब हमारा जो ठरकी चौकीदार है वो ये कह रहा है कि चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं ली, तो वो कैसे बोलेगी भाई, वो तो पूरा भारत ले जाओ, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सरकारी कंपनियां उसने अपने सालों को दे दिए, अपने रिश्तेदारों को दे दिए। जमीनी तो है, जमीन की क्या औकात, बंजर जमीन है, तो चलो अगर चाइना भी ले जाए, उपजाऊ बना लेगा ना चाइना। तो वैसे भी मोदी ने दिया ही क्या है भारत को, तो ये सोच रहा है कि चलो चाइना कब्जा कर ले तो चलो कुछ फैक्ट्रियां लगा देगा, भारतीयों का कुछ भला हो जाएगा। जब भी तो फ्री में बांटे जा रहा है हमारी जमीन, और कह रहा है 1 इंच मेरी नहीं है, 1 इंच मेरी नहीं है। आपको मालूम है कि मतलब इस वक्त के जो हालात है कितने खतरनाक चल रहा है, और हमारा मीडिया हमारे लिए कैसे जहर का काम कर रहा है। आपको याद होगा पालघर, जब साधुओं का मॉब लिंचिंग हुई थी, तो कैसे ये मरे जा रहा था, वो झूम बाबा अर्नब गोस्वामी, अल्लाह तौबा, ऐसे मर रहा था जब वो इन्होंने पालघर में 2 साधु मारे थे, ताकि कांग्रेस को टारगेट कर सकें, ताकि मुसलमानों को टारगेट कर सकें, ताकि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और ज़्यादा कर सकें। वो बाद में निकल कर आया था कि नहीं आरएसएस के हैं। तो पूरे इनकी जो जितना ये आतंकवादी मीडिया, इनके तो ऐसे पेट में मरोड़े उठ रहे थे, जैसे इनके ससुर मर गए, इनके जेठ मर गए, और अर्नब गोस्वामी तो ऐसे दहाड़े मार के रो रहा था, मानो इसका जो भाई है और इसका बाप मर गया हो। और वही अर्नब गोस्वामी अब कहाँ मरा पड़ा है तू, ये जो हमारे 25-30 फौजी शहीद हुए हैं, यहाँ तेरी माँ नहीं मरी, यहाँ तुझे ख्याल नहीं हुआ कि कुछ मरा, कि कोई शहीद हुआ है, यहाँ पे कहाँ मर गया तू, कहाँ पे जाके सोया पड़ा हुआ है अब तू। वैसे तो तेरे पेट में बरोड़े मरोड़े उठ रहे थे, पालघर सुबह से लेकर तूने शाम तक चलाया था, अब तो तेरे मुंह में दही चिपक गए, अब तो तूने नहीं दिखाया कि भाई हमारे फौजी शहीद हुए हैं। और हमारा जो झुटलर शाह है, हमारा जो ठरकी चौकीदार है बुढ़ा बावला, ये भी ये कह रहा है कि भाई चाइना ने हमारा एक फौजी नहीं मारा, वो तो बिहारियों को मारा है। मतलब बिहारी, अव्वल बात तो वो बिहारी थे नहीं, और अगर बाई चांस मान भी लो इंसानियत के तौर पर, एक दफ़ा कोई जुटलरी की बात मान लो कि चाइना ने हमारे बिहार के लोगों को मारा, तो क्यों बिहारी भारतीय नहीं होते, क्यों बिहारी की तरह फालतू कीड़े मकोड़े होते कि कोई भी आएगा मार देगा। क्या बिहारी इंसान नहीं होते? क्या बिहार जो है वो भारत की स्टेट नहीं है? क्या बिहारी को तूने कॉपीराइट करवा दिया कि कोई भी ये मुल्क आएगा कोई भी मार देगा? क्योंकि तुम खुद बिहारियों को मारते हो, तुम खुद बिहारी को गिरा हुआ समझते हो, इसलिए कह रहा नहीं भाई वो तो बिहारी थे। तो ये आलम चल रहा है, जो स्ट्रीम मीडिया है, हमारा जो आतंकवादी मीडिया है, सारा तहलका इसने मचा रखा है। अगर इसको बैन कर दिया जाए तो आप यकीन करिए कि भारत का जो है 95% जो आबादी है सुकून से रहे। आज आपको मालूम होगा हमारा ठरकी बुड्ढा जो चौकीदार जो टीवी पे आया था, हम भी परेशान, शायद कुछ बोलेगा कुछ करेगा, पूरा बकवास क्या करता रहा, योगी की तारीफें करता रहा, योगी ने ये करा, योगी ने वो करा। क्या करा योगी ने? मॉब लिंचिंग करवाई, फर्जी झगड़े करवाए,
लॉकडाउन में ही एक दलित लड़की का रेप करा गया था यूपी में, और इतनी गंदगी से करा गया कि बाद में उस लड़की को जला के मार दिया गया, और मुश्किल से उसका जो है 1-8 फीट का पीस मिला। तो ये करा था योगी ने। क्यों भाई? कानपुर जो है वो योगी के इलाके में नहीं आता, जहाँ पे भी 18-19 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, और कहाँ पर? बाल गृह में, शेल्टर होम जो था। क्यों? क्या वो योगी के राज्य में नहीं आता? हाँ भाई, इनके यहाँ तो मैंने पहले ही कहा है, इनके यहाँ सबसे अच्छा काम ये होता है, अगर मॉब लिंचिंग करो तो बल्ले बल्ले भाई तुम्हें अवार्ड मिलेंगे, अगर तुम लड़कियों का रेप करो तो बल्ले बल्ले, तुम किसी मजलूम को उठाकर जेल में डाल दो तो बल्ले बल्ले। भाई ये तरह मेमोरी को 1-2 साल पीछे लेके जाओ। कमलेश तिवारी याद है आपको? कमलेश तिवारी याद करो, आरएसएस का बहुत बड़ा नेता था, और उसका मर्डर करवाया था लखनऊ में। किसने करवाया था? उनकी माता जी चिल्ला चिल्ला के हर मीडिया पर कह रही थी, हर स्ट्रीम मीडिया पे कह रही थी कि मेरे बेटे का जो कत्ल है, कमलेश तिवारी का जो कत्ल है, वो योगी ने करवाया था, योगी की वजह से हुआ था। और योगी ने क्या करा था? उसके कत्ल के इल्जाम में मुसलमानों को पकड़ के जेल में डाल रखा है। मतलब वो है बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा। ये तो पागल है, तो चिल्लम चोर है, चिल्लम चोर। जितने ये पहले साधु होते थे, ये पहले आश्रम में पाए जाते थे, अब कहाँ पाए जाते हैं? अभी पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। ये सारे चिल्लम चोर है, ये चिल्लम का घटिया नशा लगाते हैं, सस्ता नशा लगाते हैं, और हुकूमत में आ जाते हैं। जो भगवा भाई क्यों पहनते हैं हम साधु क्यों बनते हैं? हम साधु इसलिए बनते हैं, हम दुनिया का मोह छोड़ देते हैं, हम दुनिया को छोड़ देते हैं, हम दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसान जो भटके हुए इंसान होते हैं उनको राह पर लेकर आते हैं, इसलिए हम साधु बनते हैं। तो ये कौन से वाले साधु हैं? नकली गाउन पहन के लड़कियां उठा रहे हैं, लड़कियों के रेप करवा रहे हैं, जितने रेपिस्ट हैं उनको खुली छूट दे रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा भटकाने के लिए, क्योंकि चाइना पे सवाल होता तो इसने योगी की तारीफ करता रहा कि भाई योगी ने ये करा, योगी ने वो करा। हाँ जाहिर सी बात है, एक ठरकी वहां बैठा हुआ है, एक ठरकी हमारे सेंटर में बैठा हुआ है। चिल्लम चोर, दो ही चिल्लम चोर हो तुम। और भाइयों कमाल की बात देखो, अभी जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवादी ढेर कर दिए। भाई आतंकवादियों ने भी आतंकवादी ढेर कर दिए। मैं कैसे मान लूँ वो आतंकवादी थे? वो भी मतलब वहां भी तुमने मासूमों को मारा होगा, क्योंकि जो आतंकवादी तुमने छोड़ दिया, डीएस जो था, अभी देवेंद्र पकड़ा गया था, इतना बड़ा आतंकवादी जो संसद में हमले का जिम्मेदार था, और अफजल गुरु चिल्लाता रहा कि मास्टरमाइंड देवेंद्र है। और अभी जब पुलवामा अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड वो था। और अभी जब वो पकड़ा गया तो आपको मालूम है इसकी गाड़ी में से क्या पकड़ा गया? उसकी गाड़ी में बम पकड़े गए, बम। वो दिल्ली में ब्लास्ट करने आ रहा था। और क्या हुआ? हमारी महान दिल्ली पुलिस, उसने कोई इस पे चार्जशीट नहीं बना पाई। 90 दिन तक उसको मौका था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट नहीं दी। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट नहीं दी या ऊपर से ऑर्डर था? क्यों भाइयों? ये ऊपर से ऑर्डर था कि भाई अपनी माँ को रोके पकड़ तो लिया, लेकिन उसको हमें क्लीन चिट देनी है। तो दिल्ली पुलिस खबरदार, जो तुमने इस पे चार्जशीट बनाई होगी, 90 दिन तक उस पर चार्जशीट नहीं बनाई, और बाइज्जत उसको बरी कर दिया गया। क्यों भाई? एक आतंकवादी मास्टरमाइंड, संसद पे हमले का जिम्मेदार, तुमने बाइज्जत बरी कर दिया। और तुम किसी भी मुसलमान को पकड़ते हो, उसको मार दे तो कहते हो आतंकवादी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस वक्त भारत की कंडीशन ये है कि भारत में सबसे बड़ा गुनाह है कि आप मुसलमान हैं। यहाँ पर मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है। ये आपको किसी न किसी तरह उठाएंगे, किसी न किसी तरह पटकेंगे, किसी भी एक्शन में आपको जेल भेज देंगे। आप चिकन की बोटी भी खाएंगे तो आप पे एनएसए लगा देंगे, आप पे यूएपीए लगा देंगे, आप पे कोई भी धारा लगा देंगे। क्यों भाई? हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, और इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये खरीद चुके हैं। सारे वकील, जितने जज हैं, सब बिक चुके हैं। कौन है हमारे पास? पुलिस हमारी है? नहीं है। हुकूमत हमारी है? नहीं है। जज हमारे हैं? नहीं है। अच्छे वकील हमारे हैं? नहीं है। तो हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सिर्फ भारत की ज़मीन बची थी, सिर्फ ज़मीन बची थी, वो भी ये टुकड़ों में दे रहा है। लद्दाख हमारे हाथ से चला जाता है, गलवान झील हमारे हाथ से चली जाती है, और अब डीबीओ भी हमारे हाथ से जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया, राजस्थान जैसलमेर पे चाइना के लड़ाकू विमान उड़ते हुए नजर आए। यानी चाइना ने इतना टेरर मचा रखा है। और हम जो पाकिस्तान से क्या बोलता था, हम ये क्या बोलता था, आपको तो याद होगा, चौकीदार क्या बोलता था, बहुत अच्छी तरह याद होगा भाई, मुझे भी याद है। दूध मांगो खीर दूंगा, कश्मीर मांगो चीर दूंगा। पाकिस्तान से यही तो बोलता था। और चाइना से क्या कहा?
भाई लद्दाख मांगो, गलवाल भी दूंगा, अरुणाचल प्रदेश भी दूंगा, सारा पूरा भारत दे दूंगा, मांग के तो दे, क्योंकि हमने तो तुम्हें झूले झुलाए हैं। हम तो तुम्हें झूला झुलाते थे, झूला झूला झुला के जहां तक तुम झूलते झूलते जाओगे सब ले लो भैया, क्योंकि मैंने भारत में कुछ नहीं छोड़ा। भारतीयों को मैं वैसे ही नहीं करता, मैंने भारतीयों को तो वैसे ही बर्बाद कर रखा है, सारी कंपनियां मैंने बेच डाली। और भाई चाइना, मैंने तो इतना करा है कि मैं तो इतना बड़ा ठरकी चौकीदार हूँ। मैंने तो पता क्या करा, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल जीरो चल रहा है ना, तो मैं भारतीयों को इतना जबरदस्त बना रहा हूँ चू, कि मैं रोजाना 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देता हूँ। और मैं तो इतना बड़ा महान हूँ कि दुनिया का इतिहास ही उल्टा कर दिया मैंने। चाइना ने पूछा कैसे कर दिया, तो मोदी ने बोला भाई हमने तो पेट्रोल और डीजल एक ही लाइन में लगा दिए, गधे घोड़े एक समान कर दिए हमने। तो मैं तो बड़ा वाला ठरकी चिल्लम चोर हूँ। चिल्लम आपने देखा होगा, आप तो चिल्लम क्या होती है आपने नहीं देखा? ये जितने ये नशेड़ी होते हैं सड़कों पर पड़े होते हैं, चिल्लम लगा के गाफिल हो जाते हैं, ना दुनिया का पता ना दीन का पता। तो ये जो बीजेपी की हुकूमत है ना, ये चिल्लम चोरों के हाथ में है। मैं पहले कह रही हूँ, इतने बड़े वाले ठरकी हैं, इतने बड़े वाले, ये दिमाग खराब है इनका कि पागल खाने वाले भी अब नहीं लेंगे इनको। पागल खाने में भी एक लिमिट में पागल जाता है, इतने बड़े वाले पागल थोड़ी जाते हैं, मंद बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि नहीं जाते पागल खाने में भी। ये तो पागल खाने में भी जाएंगे, जो पागल है उनको भी पता नहीं क्या बना के निकालते हैं, एटम बॉम्ब ही बना दिए उनको। तो ये इतने बड़े वाले पागल हैं ये। तो ये चिल्लम चोरों के हाथ में हुकूमत है। जो साधु आश्रम में बैठने चाहिए थे, वो साधु आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तमीज उन्हें चवन्नी की है नहीं। चाय वाला चौकीदार, गाय भैंस गोबर, इस पे हुकूमत चलती है। तो जब तुम इतने जाहिल होंगे तो तुम्हें क्या पता हुकूमत क्या होती, तुम्हें क्या पता कि इकोनॉमी क्या होती। हर बात पे मोदी से कोई भी बात पूछो, कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे 70 साल का तुम कांग्रेस का हिसाब दे, तो 6 साल का तो तुम दे दो ना, तुमने 6 साल में क्या करा। 2.25 आंख वाला दज्जाल, भारतीय दज्जाल, हमारा जानते होंगे, शलवारी बाबा भी कहते हैं इसको, रामदेव 2.25 आंख वाला भारतीय दज्जाल। वो आपकी अदालत में वो टकलू रजत शर्मा जो उसके सामने क्या बोल रहा था, भैया हमें ले लो, सन 2014 की बात बता रही हूँ भैया, बीजेपी को लिया, कांग्रेस को भगाओ, 30 रुपए लीटर देंगे हम पेट्रोल, 30 रुपए लीटर। कहाँ मर गया, किसकी खबर में बैठा हुआ है, कौन सी खुफा में छुपा हुआ है तू, कहाँ मरा हुआ 2.25 वाले। तेरी पहली आंख भी चली गई कि चल, तेरी एक आंख तो तेरी बेकार है, हाँ दूसरी आंख से भी तुझे नजर नहीं आ रहा कि कान भी तेरे सही नहीं है क्या। हाँ दवा लेकर आया, दवा बना रहा। मतलब ये देखो कि ये बीमारी में भी अवसर निकालना है, यानी कि इसने सोचा दुनिया पागल बन रही है, चलो मैं भी पागल बनूं, दवा बना के लाया। दवा बनाई इसने उसकी कोरोना की, उसमें अपना पेशाब, कुत्ते का पेशाब, गधे का पेशाब, सुअर का पेशाब, गाय का पेशाब, सारे पेशाब मिला के दवा बनाई। भाई हमने दवा बना ली कोरोना से। अबे तूने कोरोना से दवा बनाई, तूने एक लूज मोशन तक की तो तू अपनी दवा यूज नहीं करता। अभी इसको लूज मोशन हुआ, एम्स में पड़ा हुआ था कुत्ता 2.25 आंख वाला। और तेरी बहन मर रही है साध्वी, तूने तो कैंसर की भी बना रखी है, तो तेरी बहन जो कैंसर से मर रही है, तूने उसको गाय का पेशाब क्यों नहीं पिलाया। और एक बात और बताऊं, इसकी जो पतंजलि है ना, पतंजलि इसका एक पार्टनर है, उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, एम्स में गया कुत्ता। और आपको मालूम है पतंजलि में हार्ट की भी बनी हुई है दवा। मतलब दूसरों का पागल बनाएंगे, खुद उसको यूज नहीं करेंगे। गाय मूत्र की वैल्यू, अरे गाय मूत्र अगर इतना ही वैल्यूएबल होता तो जाहिर सी बात है गाय के बछड़े को ज्यादा पता होता ना, कि गाय की नस्ल को पता होता कि गाय मूत्र इतना वैल्यूएबल है। तो भाई गाय का बछड़ा जो है वो अपनी माँ का दूध क्यों पीता है, मूत्र क्यों नहीं पीता, थन क्यों पकड़ता है, पिछवाड़े पे क्यों नहीं जबान लगाता है ना। तो तुम इंसान हो के इतने जाहिल हो, और वो गाय का बच्चा तुमसे ज्यादा समझदार है, वो अपनी माँ का दूध पीता है, मूत्र नहीं पीता। और ये गोबर भक्त गाय का मूत्र पियेंगे, गाय की हर चीज खाएंगे, गाय का गोबर खाएंगे, है ना। तो तुमसे ज्यादा समझदार गाय का बच्चा होता है, उसको भी पता है कि गाय का मूत्र नहीं पीते, गाय का दूध पीते हैं। तो तुम उससे भी ज्यादा जाहिल हो, गाय का बच्चा भी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। और फिर भी मैं तो यही कहती हूँ कि ये सारी कमियां हमारी हैं, हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ा रखा है, हम लोग इनकी हर बात बर्दाश्त करते हैं, इनकी हर बात सुनते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो कोरोना 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 है, सब ये कोरोना का ड्रामा चल रहा है। आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं अभी कल एक पार्क में गई, तो पार्क के बाहर एक मामूली सा जाहिल था गोलगप्पे वाला। मैंने गोलगप्पे खाए, मैंने उससे कहा भाई तुम्हारी तो इनकम नहीं हो रही होगी। तो कह रहा कहाँ दीदी कहाँ हो रही है, लॉकडाउन में बड़ा नुकसान हुआ होगा, फिर कोरोना वायरस ने नुकसान कर दिया। भाई कोरोना वायरस फैल भी तो रहा है। तो कहता कौन कह रहा है कोरोना वायरस फैल रहा है। मैंने कहा क्यों, कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। अपोलो के सामने था, तो क्या बोलता है दीदी कोई नहीं फैल रहा कोरोना वायरस। क्या नाम है, अपोलो में ना मेरे पास डॉक्टर भी आता है गोलगप्पे खाने, तो वो बोल रहा था कि हमें हर हॉस्पिटल वाले को 20 लाख रुपए मिलते हैं एक पेशेंट को मारने के, इसलिए अस्पताल कम से कम पेशेंट ले रहा है और ज्यादा से ज्यादा मार रहे हैं।
तो ये मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं। तो जहर का इंजेक्शन देने का मतलब ये नहीं कि सीधा जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं। इनका यह है, अगर आपका बीपी लो है, बहुत ज़्यादा लो है, आप अस्पताल पहुंच गए, तो ये आपको ऐसा कंपोजिशन देंगे कि आपका लो होके बिल्कुल ही आप ज़मीन में चले जाएं। आपका हाई है तो ये आपको ऐसी मेडिसिन देंगे कि आपका और हाई हो जाए और आप बिल्कुल ऊपर हाइट पे पहुंच जाए, अल्लाह के पास ही पहुंच जाएं। आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका दिल जो है वो लग रहा है कि तेज तेज धड़क रहा है, ये उसको ऐसे कर देंगे बस एक ही जगह रुक के खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ही धड़कना बंद हो जाएगा। तो ये कंपोजिशन गलत बना रहे हैं और इनको ये WHO की तरफ से फंडिंग मिल रही है। भारत में एक पेशेंट दिखाने के $1500 और एक इंसान को मारने के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो भैया क्यों नहीं फैलाएंगे फिर ये कोरोना। और हाँ, याद आया ठरकी चौकीदार हमारा, आज हमारा ठरकी चौकीदार कहता है मैंने भारत में 1 करोड़ कोरोना के पेशेंट का फ्री में इलाज करा है। भारत में 1 करोड़ पेशेंट का तूने फ्री में इलाज कर दिया। अबे गपलू, झूठे झूठला, पूरी दुनिया को तो मिला के 61 लाख पेशेंट हैं, अभी तक केस आए, और तूने भारत में 1 करोड़ का इलाज कर दिया। मतलब इतनी झूठी, इतनी मक्कार पार्टी है इनकी, इतनी झूठी मक्कार पार्टी है इन्हीं की। वो अगर आपको याद होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें आती थी ना वो मॉडर्न तवायफ स्मृता ईरानी, वो जैसे बोल रही थी लॉकडाउन में कि हम बीजेपी वालों ने 80 करोड़ फैमिलीज को खाना खिलाया। 80 करोड़ को, क्योंकि उसको तो पढ़ी हुई लिखी है नहीं, जाहिल औरत है। 80 करोड़ को सिर्फ 4 से भी मल्टीप्लाई करो, हालांकि एक फैमिली में 4 लोग नहीं होते, कम से कम 6-7 होते हैं, मैं 4 से ही कहती हूँ। तो कितनी हमारी आबादी निकल कर आती है, सीधी सीधी 320 करोड़ आती है। तो हमारी भारत की आबादी तो मात्र 137 करोड़ है। तो तूने पाकिस्तान को भी खाना खिलाया, अफगानिस्तान को भी खिला दिया, नेपाल को, भूटान को, सबको खाना खिला कर आ गए। तो ये झूठे मक्कार है। तो जहां पर ये हाल होगा कि वहां का प्रधानमंत्री भी ऐसी झूठ बोलेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी आपने देखा होगा, वो झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर, उसने क्या कहा था कि भारत में एक मजदूर की जो सैलरी है ईयरली, वो कम से कम 8 लाख और ज्यादा 18 लाख है। वो ठरकी बुढ़िया से पूछो कौन सी कंपनी दे रही है, मुझे भी तो पता है, मैं भी ज्वाइन कर लूं, मैं भी बड़ी परेशान हूं, मुझे जॉब वॉब नहीं मिल रही। मुझे चल मजदूरी वाले में कर दे, मैं 18 लाख वाले में, तो 8 लाख वाले में जॉब दिलवा दे चल। मतलब 8 लाख मजदूरों की सैलरी साल की। जाहिल औलत 70,000 भी नहीं बैठती, 7-8 हजार पे काम करते हैं मजदूर। और वो मजदूर जो सड़कों पर मर रहे थे, वो मजदूर जो प्लास्टिक के पन्नियां बांध बांध के जा रहे थे, जिनको तुमने 2 रुपए का पानी का पाउच नहीं दिया था, उन मजदूरों को तुमने क्या नाम है 20 लाख रुपए का तुम पैकेज बता रही हो, 8 लाख का पैकेज बता रही हो कम से कम। तो ये झूठों की और मक्कारों की पार्टी है। और हमारे साथ मैटर ये है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी बातों पे यकीन करते हैं। और मैं आपसे पहले से ही कह रही हूँ, जो कोरोना 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 का रोना रो रहे हैं। हाँ, मैं ओखला में रहती हूँ, याद आया, ओखला में 2-3 और चल रहे हैं ई रिक्शा। उनमें क्या अनाउंसमेंट चल रहा है कि भाई आपके पास अगर कोई नजला हो, खांसी हो, कोई भी पेशेंट हो, तो पुलिस को सूचित करें। क्यों? नजला खांसी जो है वो कोरोना की पहचानता है। नजला खांसी किसी को पहले नहीं, आज से पहले किसी को नजला खांसी नहीं होता था। अगर नजला खांसी होगा तो कोरोना ही होगा। तो ये सारे ड्रामे यही चल रहे हैं। अगर आपको नजला है तो भी कोरोना, आपको खांसी है तो भी कोरोना, आपको हल्का सा बुखार है तो भी कोरोना। और एक मजे की बात मैं बताऊं, मुझे नहीं मालूम ये चाइना की चाल है, किसकी चाल है। सारे के सारे कोरोना के जो चेकअप हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वो कोरोना की जो किट है वो सारी चाइना की हैं। और चाइना की किट के बारे में ये है कि चाइना की 70% किट जो है बेकार है, 30% में भी पता नहीं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि 100% डैमेज किट है। तो कहीं चाइना की चाल तो नहीं चली, तुम्हें बेवकूफ़ बना के पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया हो। तंजानिया का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। तंजानिया एक मुल्क है अफ्रीका में। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो फार्मिस्ट हैं, दवा बनाने में एक्सपर्ट हैं, दवा बनाने के काबिल हैं, चाय वाले नहीं हैं। उन्होंने सोचा ये जो कोरोना का रोना रो रहे हैं, उन्होंने 3 किट ली। एक किट में उन्होंने वहां का जो पपीता होता है उसका जूस डाला, एक में बकरी का खून डाला और एक में भेड़ का खून डाला और लैब भेज दिया, भाई चेक करो। आप रिजल्ट हैरान होंगे आप सुन के, तीनों कोरोना पॉजिटिव आए। यानी पपीते को कोरोना निकल कर आ गया, क्योंकि किट चाइनीज थी। तो ये सारा ड्रामा वही चल रहा है, सारा बेवकूफ़ आपको वही बनाया जा रहा है। जितना चाइना हमारे अंदर आएगा, जितनी चाइना हमारी ज़मीन निकाल के लेके जाएगा, उतना ही ये आपको भारतीय हुकूमत भटकाती रहेगी और कोरोना कोरोना करती रहेगी और कहेगी कोरोना के इतने केस आ गए, कोरोना के उतने केस आ गए। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने की तैयारी। आप ही सवाल करो ना, सिर्फ अस्पताल में जो जा रहे हैं वही क्यों मर रहे हैं, घर में कोरोना किसी को क्यों नहीं हो रहा। अस्पताल में कोई बंदा सही जाता है उसको क्यों मार दिया जाता है। मेरी थोड़ी दूर पे 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक फैमिली थी, उनकी वाइफ को दिल में प्रॉब्लम थी। मैंने मना करा था हॉस्पिटल मत लेके जाना, नहीं माने, ले गए। और फाइनली रात उनको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया कि पूरी बॉडी उनकी गुब्बारे की तरह फूल गई और डेड बॉडी नहीं थी। और क्या क्लेम मारा कि जी इनको कोरोना था, और इनकी डेड बॉडी को पुलिस कस्टडी में जाके दिल्ली
गेट के कब्रिस्तान पर अस्पताल वालों ने गाड़ दिया। सारा ड्रामा ये चल रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था, सफदरजंग हॉस्पिटल में एक नौजवान मुसलमान लड़का आता है, रोड एक्सीडेंट में आता है और उसकी डॉक्टर जो है बिना फैमिली की मर्जी के पूरी टांग काट देते हैं। फाइनली जब आप किसी की टांग काटेंगे वो मर जाएगा, और वो बच्चा मर जाता है। मरने के बाद रिपोर्ट क्या देता है हॉस्पिटल वाले, सरकारी अस्पताल, आपको मैं उसकी बता रही हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर का रिपोर्ट क्या बना के देते हैं, कोरोना से मर गया। मतलब इनका यह है कि कोई भी मरेगा ये कोरोना 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 करेंगे, आप कुछ भी कह दो ये कोरोना करेंगे, क्योंकि इनको मुद्दा भटकाना है। मुद्दा भटकाने के लिए इनके हाथ में कोरोना नाम की जो लॉलीपॉप है बड़ी अच्छी है, किसी को भी मार दो कोरोना के नाम पे मार दो, किसी से भी दुश्मनी निकाल दो कोरोना के नाम पे निकाल दो। सरकारी अस्पताल फ्री में चल रहा है, वो भी कोई आपसे कुछ सवाल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले WHO ने कह दिया बस एक पेशेंट मार दो 20 लाख ले लो, रोजाना 4 भी मारे 80 लाख सीधे अस्पताल के। तो अस्पतालों को तो और आपकी और हमारी जरूरत भी नहीं है। दिल वाले कहीं भी मरे, गुर्दे वाले कहीं भी मरे, कैंसर वाले कहीं भी मरे, HIV पॉजिटिव कहीं भी मरे, हाँ नजला खांसी वाले फौरन जाएं और जहर का इंजेक्शन ठुकवा के उनके 20 लाख को हरे करवाएं। ये तो एक इलेक्शन की कंपेनिंग चल रही है। आइए हमारे अस्पताल में आइए और हमारे 20 लाख हमें देकर जाइए और अपनी डेड बॉडी लेकर जाइए। यानी आप जो जाएंगे आपको एक तो वैसे ही उनको आपसे भी पैसा लेंगे वो, और प्लस WHO से भी पैसा लेंगे। यानी आप मरे, आप सारा अपना जमीन जायदाद बेच के जाएंगे अस्पताल, क्योंकि एक दिन का खर्चा जो है वो 1 लाख का है, और ऊपर से WHO से भी लेंगे तो उनका तो होगा आम के आम गुठलियों के दाम। यानी मरीज पे वहां से भी मिला और यहाँ से भी इसको हमने बर्बाद कर दिया। और आपके हिस्से में क्या है, टाइम फिश आपका अपना गया, आपको उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, और कोरोना और नाम हो गया। भैया कोरोना वाकई तेरे जैसा सेलिब्रिटी मैंने दुनिया में नहीं देखा, तूने तो सारी बीमारियों को खा लिया। जो दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी थी HIV पॉजिटिव, जिससे अब तक 32 मिलियन मर चुके, कहाँ हैं उसके केस, कहाँ क्यों निकल कर नहीं आ रहे वो केस। मतलब सारे अस्पताल के जो मरीज थे, सारी बीमारियां थी, सारे वायरस थे, एकदम सर पे पैर रख के भाग गए, भाई भागो 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 कोरोना आया है ना, सारे पेशेंट भाग गए, सब सही हो गए। सिर्फ कौन से पेशेंट रह गए, कोरोना 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 और कोरोना का रोना रह गया। तो आप अवेयर हो जाइए, आप समझिए गवर्नमेंट की चाल है। कोरोना का जब जब टेरर मचाएंगे, जब जब चाइना आपके अंदर घुसेगा, कोरोना का जब जब टेरर मचाएंगे, जब जब मोदी किसी कंपनी का सौदा कर रहा होगा, कोरोना का जब जब टेरर मचाएंगे, जब जब इलेक्शन होगा। अब तो इलेक्शन में आपको भी मारेंगे, और वैसे भी अगर सरहद पे कोई फौजी मर रहा है तो समझो कि इलेक्शन करीब है, जैसे कि आपने अभी देखा। और 20-25 उन्होंने अभी शहीद करवा दिए, पुलवामा अटैक फर्जी करवा दिया। और आप यकीन करिए अगर चाइना मुसलमान होता, अब तक 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी हो जाते, बना के दिखा देती वीडियो, तवायफ मीडिया चिल्ला रहा होता या आतंकवादी मीडिया चिल्ला रहा होता, और हमारी अंजना ओम कश्यप मोदी की बीवी बनी थी भाई, ये भी कह रही होती कि मेरे पति परमेश्वर ने देखो 56 इंच का सीना कर लिया है, देखो पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए हैं। भाई वो 56 इंच पे याद आया, एक रिटायर फौजी की वाइफ ने, बेवा फौजी, उनके हस्बैंड मर गए होंगे, हमारे चाय वाले चौकीदार को 56 इंच की ब्रा भेजी है। कहा भाई तुझसे संभल नहीं रहे, 56 इंच की ब्रा पहन के ऐश कर, क्योंकि 56 इंच का सीना करता है ना तो उसको ब्रा गिफ्ट करिए। इनके यही हालात रह गए, इनको 56 इंच की ब्रा गिफ्ट होगा। इतना जलील PM भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। गूगल पे जाकर सर्च कर लो, दुनिया में सबसे ज्यादा गाली खाने वाला PM हमारा चाय वाला चौकीदार, सबसे ज्यादा झुटलर हमारा चाय वाला चौकीदार, सबसे ज्यादा मक्कार हमारा चाय वाला चौकीदार, और सबसे ज्यादा रॉयल लाइफ जीने वाला हमारा चाय वाला चौकीदार। दुनिया के इतिहास में ऐसा PM ना आया था ना आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत जो है काबिल लोगों के हाथ में दो। अगर चाय वाले के हाथ में दोगे तो चाय पत्ती की तरह बेच के खा जाएगा, जैसे ये बेच के खा गया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।